10th के अंदर भी मेरे मार्क्स थे 59, 12th के अंदर मेरी परसेंटेज थी 54। घर वालों ने पीटा नहीं तुझे? उस टाइम मुझे एक शो लगा था गेम का सर, टेकन 3 वगैरह थे सर। वीडियो गेम की दुकानें जो लगी रहती थी उसमें बच्चे लगे रहते थे सारे दिन। इतना भयंकर शो लगा था मुझे कि जो स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनको पता लग गया था कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये गेम में फंसा हुआ है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके अलग से मारते थे। गाड़ी पार्क लगाते हैं, कार वगैरह जाते हैं, तो पार्किंग वाले से मैंने क्या कैब रखा गया आगे। तो एक बार था मुंबई के अंदर स्टेशन के जब बाहर जो पार्किंग होती है वहाँ मैं गाड़ी लगाई। मैंने जब वापस आ रहा था तो पर्ची काटने के लिए आगे आता है पार्टी के लिए, तो जैसे उसने कैब देखी मेरी तो पीछे हट गया वापस। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है क्या उसे AK-47 चलानी आती है? कई बार तो क्या है सर, वो AK-47 वगैरह सब कुछ सिखाते चलाना। कई जगह वो एक दो से काम चला देते हैं, मतलब कई जगह वो फॉर्मेलिटी भी करते हैं। कोई 10 पॉइंट ऐसे गिना जो एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान बच्चे को जिन 10 पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और अभी जैसे महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है हिंदी भाषी और मराठी, तो तुम लोगों के साथ कभी हाथापाई नहीं करते ये शिवसेना वाले? तुम एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर किसी का जीएसटी बचवा सकते हो? जैसे मैं कहूँ यार हमारी कोचिंग का जीएसटी बचवा दो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मेरे साथ एक ऐसा भाई बैठा है, एक ऐसा स्टूडेंट कह सकते हैं, एक ऐसा टीचर कह सकते हैं जिसने इस समय SSC CGL 2022 में सिलेक्शन लिया एज ए पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन 2017 में उसने तैयारी करनी स्टार्ट की ऑफलाइन, और थोड़े दिन वो पढ़ा, उसके बाद उसका मन हो गया विचलित। जब मन विचलित हुआ तो उसको लगा कि अब क्या किया जाए। उसने क्या किया, ढक्कन ने अपना एक YouTube चैनल बना लिया और उस YouTube चैनल पे पढ़ाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बोर्ड लिया, एक पेन लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाता रहा। बीच में अपने मतलब उसकी खुद की वीडियो पे एक ही व्यू आता था, और जानते हो वो एक व्यू किसका था? खुद का था। लेकिन पढ़ाता रहा। फिर कोई यार दोस्त मिला, उसको पकड़ा, बोला कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक कर दे। तो वो दोस्त क्या करते कि इसका चैनल सब्सक्राइब कर देते और वीडियो लाइक कर देते, और जैसे ही अपने दोस्त से दूर जाता वो दोबारा से अनसब्सक्राइब कर देते। ये आके देखता था कि साला 2 सब्सक्राइबर हुए थे, वापसी से एक कैसे रह गया इसमें। ये काम चलता रहा 6 महीने तक। 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू, 5 व्यू, 6 व्यू। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं एक बच्चे की मेंटल स्टेज क्या होगी कि वो अपने घर से पढ़ने के लिए निकला है, ऑफलाइन कोचिंग भी कर लिया, लेकिन अब पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा, चाहे वो कोविड के दौरान की बात हो या उसी टाइम के आसपास की बात है। उसने YouTube चैनल स्टार्ट कर लिया और YouTube पे 6 महीने सिवा धक्के के कुछ नहीं खाए, उसने व्यू नहीं आए। 6 महीने के आखिर में उसने एक वीडियो डाली, नोटिफिकेशन की, और उस वीडियो पे पहली बार व्यू आए 1000 व्यू। और उस 1000 व्यू ने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उसके बाद उसने अपनी मेहनत को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया, अपनी कमियां ढूंढी, अपनी गलतियां ढूंढी कि क्या लैक है, और बढ़ता वो उसका चैनल इतना बड़ा बना। बाद में उसने अनअकैडमी में भी जाके पढ़ाया एज ए टीचर। इस समय वो जीएसटी इंस्पेक्टर है और बेहतरीन बच्चा है और बेहतरीन ऑफिसर है। तो स्वागत करते हैं सुनील का। सुनील भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 2022 का स्टूडेंट जब इतने संघर्ष करके आता है तो सच में बड़ा गर्व की बात होती है। मैंने जिस दिन पहली बार परसेंटेज डाला था, मैंने YouTube चैनल बनाया था तो परसेंटेज डाला था पहले से, तो उस समय तक मेरा नाम हो चुका था थोड़ा करके। तो परसेंटेज रोज लगभग 1 लाख व्यू ले लेता है। आज भी 1-1.5 लाख रोज के उसके व्यू आ जाते हैं, जो पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसके भी। तो मैं समझ सकता हूं कि एक बच्चा जो 1-2 व्यू पे चलता रहे, उसका यार क्या संघर्ष हो। तो सोचता क्या था, क्योंकि हम मेरे साथ भी जो किताबों में काम करते हैं लड़के, वो भी टीचर बनने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी मैं देखता हूं कि चैनल बना लेते हैं, आपस में एक दूसरे को भेजे जाते हैं, तू भी सब्सक्राइब कर ले, तू भी, और आपस में सब एक दूसरे के चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यू होते हैं 8-10। मैं तो उनको कहता हूँ तुम कर क्या रहे हो? जब तुम्हारे 2 महीने हो गए, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन जब मैं आपसे मिला हूं ना, तो मुझे महसूस हुआ है कि नहीं, बन सकती है बात। लेकिन मुझे ये बता, क्या तेरा वो सोचने का उस समय क्या तरीका होता था? जब थोड़ी से सब्सक्राइबर पे रोज रहते थे तो उस समय सोचते क्या थे? सर उस टाइम माइंडसेट ये था कि मतलब मेरा सर मोटिव ये नहीं था कि मुझे YouTube चैनल चलाना है। हाँ। स्टार्टिंग में तो क्योंकि मेरा ये था कि सर उस टाइम मेरी पढ़ाई वगैरह, लॉकडाउन का टाइम था,
तो स्टडी वगैरह मेरी, हाँ स्टडी वगैरह मेरी हो भी रही थी उस टाइम पे सर। और ना ही कोई एग्जाम वगैरह सर नोटिफिकेशन अभी इस टाइम लेट हो गए थे। तो मेरा ये था कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, तो इससे मेरा रिवीजन होगा। तो सर यही मेरा एक्चुअल मोटिव था उस टाइम पे। लेकिन जानता है इस जो मोटिव है, हाँ ये तूने रैंडमली सोचा, लेकिन ये बहुत बड़ा मोटिव है। जी सर। मैं कल भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें एक अध्याय में एक लाइन लिखी हुई थी कि मन को है ना खाली मत रहने दो। जी सर। अगर मन खाली रहेगा तो इससे बड़ा साला जानवर नहीं है। बिल्कुल सर। है ना, ये फिर कहाँ ले जाएगा पता नहीं रहेगा। तो बेटर है कि इसको किसी ना किसी काम में उलझाए रखो। जी सर। तो तूने बहुत अच्छा किया कि तूने पढ़ाने के काम में उलझा दिया। उससे सबसे बड़ा फायदा जानता है तुझे क्या हुआ होगा, कि तेरी कमियां जो मैथ में रही होंगी ना वो उजागर हो गई होंगी और वो तूने सुधारी होंगी। बिल्कुल। और रिवीजन और कॉन्सेप्ट तेरी टिप्स पे आ गए होंगे। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर हम कोई सब्जेक्ट मैथ चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई भी हो, अगर हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं ना तो सिर्फ हम खुद के लिए पढ़ते हैं, जेन्युइन। और अगर हम एज ए फैकल्टी पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला कोई डाउट पूछेगा, एग्जैक्टली उस डाउट का भी हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो उस टाइम क्या हम बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो सर मैंने उस टाइम पे इतना पढ़ता था कि ये फॉर्मूला आया तो ये बना क्यों, तो इतना डीपली मैंने पढ़ा था उस टाइम में, और ये मुझे फायदा हुआ आगे जाके। एग्जैक्टली है ना, बिल्कुल ठीक पहचाना तूने, क्योंकि टीचर है ना तू, है ना, उसके बाद तो एक्साइज इंस्पेक्टर है। और मेरे से कई सारे इंटरव्यू में, जैसे मैं भी आज तक में भी गया था, तो वहाँ मेरा पॉडकास्ट हुआ, उन्होंने कहा कि आप इतने बच्चों तक पहुंच कैसे गए। तो मैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन आप समझ पाएंगे बच्चों, हमने ऑफलाइन पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ डाउट आता है, किस जगह प्रॉब्लम हो सकती है। और जब हम ये सोच के पढ़ाने लगे ना कि हाँ यार इस पॉइंट पे बच्चा फंस सकता है, तो बेटर है कि इस पॉइंट को और थोड़ा सा घुमा के लाओ और सॉफ्टली रिप्रेजेंट करो। असली टीचिंग स्टाइल वही होती है। और जो आजकल ऑनलाइन टीचर्स हैं उनके साथ दिक्कत यही है, ऑफलाइन उन्होंने कभी बच्चे पढ़ाए नहीं है। और जब ऑफलाइन बच्चे पढ़ाए नहीं तो टीचिंग स्टाइल है ही नहीं, वो भोकाल में रह जाते हैं। तो अब मुझे तो स्टार्टिंग से लेके आओ, वापसी से तैयारी करने की पहली बार सोची कब थी? सर मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, मेरे 10th से। तो मेरी सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर आपके साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं, हाँ, और आपके 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन सर मेरे 10th के अंदर ही मेरे मार्क्स थे 59। अच्छा। हाँ। और इसमें मेरे सर मैथ्स में मार्क्स अच्छे थे, बाकी सब में कम मार्क्स थे मेरे। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं 12th में था। 12th के अंदर मेरी परसेंटेज थी 54। फिर उसके बाद मैंने बीटेक करी। बीटेक के अंदर सर लगातार एक फर्स्ट ईयर में सर अपने 6 सेमेस्टर होते हैं। सॉरी, अपने एक सेमेस्टर होता है, उसमें 6 अपने सब्जेक्ट होते हैं। मेरे साथ 6 की 6 बैक थी फर्स्ट सेमेस्टर में। घर वालों ने पीटा नहीं तुझे? सर मैंने घर बताई थी 3 ही। अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी सर मेरे 3 बैक थी। अच्छा। और थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेरे 3 बैक थी। तो उस टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं बीटेक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में मतलब तू अच्छे लेवल का खिलाड़ी था? नहीं सर, एक्चुअली ये थे कि इस टाइम मैं पढ़ाई में ध्यान देता नहीं था। अच्छा। मतलब उस टाइम मुझे एक शौक लगा था गेम का सर। गेम ऑनलाइन सर गेम होता है, टेकन 3 वगैरह थे सर पहले। अच्छा अच्छा, वही पबजी वाला है? तो नहीं सर, पबजी वाला नहीं सर। अच्छा, ये और गेम होता है कोई? ये मतलब बॉक्स वाला गेम होता है इस टाइप वाला, मतलब ऑनलाइन ही गेम होता है? नहीं, ऑफलाइन था ये वाला गेम। वीडियो गेम की दुकानें जो लगी रहती थी उसमें बच्चे लगे रहते थे सारे दिन? हाँ सर। अच्छा, वो उसमें मतलब इतना भयंकर शौक लगा था मुझे कि जो स्कूल के जो डायरेक्टर थे, उनको पता लग गया था कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन ये गेम में फंसा हुआ है। समझ गया। तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके अलग से मारते थे। और उन्होंने जो जहां मैं गेम खेलता था वहां तक, वो दुकान तक गए वहां पर, उनको मना किया कि इसको गेम खेलने मत देना। नाइस। लेकिन पता नहीं फिर मेरे अंदर ऐसा था कि छोड़ूंगा तो अपने मन से छोड़ूंगा, वरना ये नहीं छूटेगा गेम। ये ऐसा जब मैं था ना, शायद 8वीं 9वीं क्लास में था, तब तो ये बहुत पीक पे था उस समय। तो ऑफलाइन का तो जब स्कूल का टाइम होता था, हमारा दोपहर का स्कूल होता था, सरकारी स्कूल। पहले लड़कियां का स्कूल रहता था मॉर्निंग, फिर हम इवनिंग में रहता। तब देखते थे कि दुकान पे ना भीड़ लगी रहती थी, लोग बाहर खड़े होके वो कार्टून से देखते टप 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 ऐसे जो आते रहते थे, वो मारने वाला, मारियो मोरियो वाला। फिर वो छोड़ा कैसे? सर वो 12th बाद मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक ही मतलब माइंड से निकलने लग गया। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने खुद छोड़ा। तो 12th जैसे हुई उसके बाद बीटेक में जाने लगा मैं, तो फिर धीरे धीरे उस गेम से दिमाग हटने लग गया। फिर एसएससी के बारे में कब सोचा? सर जैसे मेरी बीटेक चल रही थी फाइनल ईयर, तो उस टाइम मैंने सर 12th को पढ़ाना चालू किया था मैथ। अच्छा, नाइस। जब मैं बीटेक कर रहा था तो वहां से मुझे थोड़ा टीचिंग का शौक लगा था।
क्योंकि उस टाइम सर जैसे घर वाले इतना अच्छा बैकग्राउंड था नहीं मेरा, लेकिन मुझे उस टाइम मोबाइल लेना था। अच्छा। क्योंकि मेरे दोस्तों का मोबाइल था, तो मुझे लगा कि घर वाले देंगे नहीं पैसे, तो मैंने उस टाइम पे 12th वालों को मैथ पढ़ाना चालू किया। उस टाइम सर मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, अच्छा। वो भी मेरे जानकारी का था। अच्छा, तेरा वो YouTube सब्सक्राइबर वाला हाल है। हाँ। तो उसके बाद उसको मैंने मैथ पढ़ाई, तो उसने क्या है वो उसमें था सरकारी स्कूल के अंदर, तो अपने दो लाया दोस्तों को वो। उसके बाद सर मतलब उनको अच्छा लगा, तो उस टाइम मेरे पास कम से कम 20 बच्चे हो गए थे। नाइस। और मेरी फीस मात्र 2,000 रुपये थी उस टाइम पे, पूरे कोर्स की सर। अच्छा। हाँ, और वो 4 महीने का कोर्स था। तो इतने मेरा काम हो गया था, मोबाइल आ गया था मेरा। फिर मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद में फिर बीटेक होने के बाद सर मैंने मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ाना चालू किया बीटेक वालों को ही। अच्छा, इतना बड़ा खिलाड़ी था क्या? तो मतलब ये सर मेरे लिए था कि मतलब मुझे कमाना है पैसा, मतलब एक तरह से। नाइस। अच्छा। मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम इतना था नहीं, क्रेज नहीं था। हाँ, बस पैसा निकालना, बस पैसा निकलवाना था मुझे। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ा था उसी कॉलेज में पढ़ाया मैंने। अच्छा। हाँ। और नंबर कितने थे? और उस टीचर ने पढ़ाया जिसके हर सेमेस्टर में पेपर फंसे थे। हाँ, लेकिन सर मेरे बैग मतलब 3rd सेमेस्टर तक बैग थी मेरे। उसके बाद मैंने सारी बैग एक साथ निकाल दी थी, और अच्छी परसेंटेज भी हो, मतलब ठीक परसेंटेज थी, 65 का अराउंड मेरी। तो ये चीज क्या सुनी कि तू सच बता रहा है? हाँ। क्या बैग थी? अदरवाइज जो बहुत टीचर बन जाते हैं वो कभी नहीं कहते कि हमसे पेपर नहीं निकला, वो कहते हैं हमने दिया ही नहीं। सर एक्चुअली होता क्या है कि जब तक हम अपनी कमियों को छिपाएंगे, हाँ, तो फिर उसको सुधार कैसे करेंगे? सुधार कैसे करें? जरूरी है एक्सेप्ट करो यार। ठीक है, बिल्कुल सर। है ना, स्वीकारो तब आगे बढ़ो। अच्छा, फिर एसएससी का कब सोचा? हाँ, तो उस टाइम सर जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट हुई, मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गया। उस टाइम सर मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम। अच्छा। और भाई कितने हो आप लोग? 3 भाई हम। अच्छा। हाँ। बड़ा? फिर मैं 20 वाला हूँ। अच्छा, छोटा वाला। हाँ। अच्छा, फिर? तो जैसे बड़े भैया का सिलेक्शन हुआ, दिल्ली एम्स के अंदर है वो नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर आप समझते हैं, पहले जो नर्स होते थे, हाँ, उनका नाम अब बदल दिया नर्सिंग ऑफिसर। और 4600 ग्रेड पे लोग ज्वाइन करते हैं। जी सर। ठीक है। और ये भी अच्छी पोस्ट होती है, और इनको बहुत सारे अलाउंसेज और भी होते हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं बाकी पोस्ट से। हाँ। अच्छा, बड़े भाई लग गए हाँ एम्स में। तो उस टाइम सर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाया था, तो मेरी सैलरी थी मात्र 12,000 रुपये। तो मुझे लगा कि जब बड़े भैया भी, उनकी सैलरी स्टार्टिंग लगी थी शायद 56 के अराउंड। समझ गया। और उनका शायद HRA लगभग इतना ही होगा, 10-12 हज़ार का आसपास। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना उनको HRA और थोड़ा अलाउंस मिल रहे हैं, तो मेरी सैलरी यहाँ पर। सच बात है। हाँ, तो मैं आगे सर्वाइव कैसे करूंगा इसमें, जेन्युइन, इतनी सैलरी के अंदर? बिल्कुल। और प्राइवेट कॉलेज सर इंजीनियरिंग का उस टाइम पे बहुत बेकार हाल था, मतलब ऐसा लग रहा कि वो कॉलेज बंद होने वाले हैं। हाँ, जब तुझे टीचर रखा हुआ था तो मैं समझ सकता हूँ। सॉरी यार, मुझे ले रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा सर, मैंने कॉलेज में फोन किया कि मैं कल से नहीं आ रहा कॉलेज। अच्छा, सीधा? हाँ, मैंने डिसीजन उसी दिन लिया, सेम डे। ऐसा नहीं कि मैं वहां जाऊंगा बड़े भाई की तनख्वाह और उसको देख के, कामयाबी को देख के। तो मैंने बोल दिया कॉलेज मैं कल से कॉलेज आऊंगा ही नहीं। और फिर बोले कि नहीं, आपके जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल, वो उनके पास ही थे। अच्छा। तो वो देने से मना कर रहे थे। तो मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो। मैंने वो डॉक्यूमेंट फिर निकलवा लिए थे मैंने यूनिवर्सिटी जाके, जैसे बीटेक का था अपना सब जॉब, और मैंने जाना कर दिया। फिर मैंने उस टाइम मैंने कोचिंग स्टार्ट करी सर, रेलवे की मैंने। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिए? नहीं दिए सर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो रखा था, ग्रेजुएशन की रखी थी मार्कशीट वगैरह, फाइनल ईयर की बस। और मैंने उस टाइम वैकेंसी आई थी RRB NTPC की। अच्छा। क्योंकि मेरे माइंड सेट में ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अब लगना ही है, जिससे बड़े भाई सिलेक्शन हुआ। तो मैंने देखा कि आसपास कौन सी वैकेंसी आ रही है, तो NTPC की वैकेंसी थी। तो मैं रेलवे की तैयारी करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग गया, पूछने गया कि क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो सर आप मैथ्स, रीजनिंग और GK पढ़ पाओगे, इसलिए आप SSC की तैयारी करो, उसमें आपको इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाएगी आपकी, फिर आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छी बात है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा अपना। तो फिर मैंने SSC की तैयारी सर वहां से स्टार्ट की यहाँ पर। अच्छा। 2017 से। 2017 से। और फिर जो तूने ब्रेक लिया यूट्यूब वाला, ये कब लिया था? सर 2017 के अंदर मैंने एग्जाम दिया था CGL का, तो मेरा प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था। और उस टाइम सर ये था कि मतलब डिस्क्रिप्टिव था उस टाइम पे, Tier 3 जिसे हम कहते थे। उसके बाद जो DV होता था अपना, वो भी उस टाइम मेरा हो गया था। उसके बाद निकली थी फाइनल मेरिट 17 के अंदर। नाइस। हाँ, तो पहले अटेम्प्ट तो तूने अच्छा ही किया फिर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा अच्छा रहा था। और उस टाइम सर मैथ्स का पेपर ही बहुत हार्ड आया था, 17 वाले जो पेपर था। हाँ, याद है मुझे। हाँ, तो उसमें मेरे साथ मैथ्स में 140 के आसपास नंबर थे सर उस पेपर के अंदर। अच्छा। फिर फाइनल मेरिट में रह गया मैं। फिर मैंने वैसे ही 18 का दिया एग्जाम, उसके अंदर भी सेम वही रहा सर, फाइनल मेरिट में रह गया। अच्छा। 19 के अंदर भी सर फाइनल मेरिट में रह गया मैं।
क्योंकि 19 वाले सर ये हुआ था कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे, अच्छा, क्योंकि एक पेपर था उसके अंदर जो आसान पेपर था उसमें नंबर घटाए थे काफी ज्यादा उसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन चक्कर में पीट किया। हाँ, तो सर इतना फिर डिमोटिवेट हो गया, तो फिर ऐसा लगा कि अब क्या ही मतलब है तैयारी करने का। 3 एग्जाम दे लिए और तीनों फाइनल स्टेज पे आके रह जा रहा है। और उसके बाद मेरा तैयारी करने का मन था, लेकिन उस टाइम सर लग गया था लॉकडाउन। अच्छा, क्योंकि 2019 के आसपास की बात समझ थी। गया, कोविड फर्स्ट वेव आई। तो उस टाइम ना तो कोई एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं सबको भूल जाऊंगा और मेरा पढ़ाई जो माइंड सेट था वो भी खराब हो गया बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सर। अच्छा, और 6 महीने तक ये धीरे धीरे सरकता रहा है। और पहला जो पुश मिला वो मिला नोटिफिकेशन वाली वीडियो पे। जी सर। आज कितने सब्सक्राइबर हैं? सर आज मेरे 68,300। जबकि बीच में तूने बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि तो तेरी जॉब लगी। और ये जो सीजीएल 2022 वाला दोबारा से तूने दिया, तो उसमें गैप जब छोड़ा था 2 साल गैप था सर। हाँ, तो उस समय दिया ही नहीं एग्जाम? हाँ, दिया ही नहीं, मैंने फॉर्म ही नहीं लगाया। तो अगर तू उस समय मैथ पढ़ा रहा था तो बाकी चीजें तैयार कर रहा था कि नहीं? जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। हाँ सर, मैंने एक्चुअली क्या करा, यूट्यूब पे जब पढ़ा रहा था तो मैंने जीके भी मैंने पढ़ाई थी सर। अच्छा, मतलब जीके के जैसे अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, ये पढ़ाई मैंने, और साथ साथ में पढ़ता भी रहा था। ये था मेरा सर मतलब। अच्छा, एक फायदा तो है बच्चों, अगर आप ध्यान से समझोगे, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो आप किसी भी बच्चे को पकड़ लीजिए जिसका मैथ कमजोर है या जिसकी इंग्लिश कमजोर है या कोई सब्जेक्ट कमजोर है, और उसको है ना पढ़ाना शुरू कर दो और कोशिश करो कि उसके बदले उससे कुछ लिया जाए, चाहे वो 10 ही पैसे दे या 10 ही रुपए दे, लेकिन 10 रुपए लो और उसको पढ़ाओ। जब आप उसको पढ़ाओगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट को बार बार गलत कर रहे हो या कौन सी चीज ऐसी जो याद नहीं रहती, और धीरे धीरे वो परमानेंट मेमोरी में सेट होता है। तो वो एक अच्छा तरीका सीखने का। अच्छा, मुझे बता कि फिर तेरी ज्वाइनिंग कब हुई जीएसटी इंस्पेक्टर? सर मेरी 2023 में हुई थी, सितंबर के अंदर। 2023 सितंबर। तो ट्रेनिंग हो गई तुम्हारी? हाँ सर, ट्रेनिंग हो गई। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में होता क्या क्या है सर? ट्रेनिंग में सर ऐसा होता है कि अपने लगभग 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है वाली। तो उसके अंदर अपने लास्ट के जो 14 डेज होते हैं उसमें पुलिस ट्रेनिंग होती है, इसमें अपने आर्म्स वगैरह चलाना सिखाते हैं। और उसके जो पहले जो ट्रेनिंग होती है बाकी पूरी, उसके अंदर सिर्फ हमें जीएसटी के लॉ वगैरह होते हैं, कस्टम के लॉ वगैरह होते हैं, वो सिखाते हैं। मतलब सर एज ए मतलब क्लास होती है ओनली स्टडी वाली। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, क्या उसे AK-47 चलानी आती है? सर ऐसा होता है कि हथियार चलाना आता है कोई? हाँ सर। तुमने चलाया है? जी सर। कौन सा? सर मुझे तो याद भी नहीं है कौन सी गन थी, लेकिन छोटी सी बंदूक थी, बड़ी वाली? छोटी वाली थी सर, सिंगम वाली, डांडा वो ली थी छोटी? सर एक्चुअली होता है कि मतलब वो डिपेंड करता है आप कौन से जोन में हो। अच्छा। तो कई बार तो क्या है सर, वो AK-47 वगैरह सबको सिखाते चलाना। कई जगह वो 1-2 से काम चला देते हैं। मतलब कई जगह वो फॉर्मेलिटी भी करते हैं, उन्हें पता है कि वैसे ज्यादा काम इनको बंदूक तो हाथ में आनी नहीं कभी। अच्छा, आप लोगों को बंदूक भी नहीं मिलती होगी डिपार्टमेंट? नहीं सर, है ना। लेकिन ये है कि सर हम लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, मिल सकता है आप लोगों को? क्योंकि सर हमारे पोस्ट में क्या है कि जैसे अगर आप डेपुटेशन में जा रहे हैं तो वहां पर आप CBI में चले गए, आप ED में चले गए आप। अच्छा, एक्साइज इंस्पेक्टर डेपुटेशन पे जा सकता है? सर ED DGI CBI इनमें डेपुटेशन जा सकता है। तो कई बार वहां पर जरूरत पड़ जाती है सर। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई में है, जी सर, कितने साल में प्रमोट हो जा रहा है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे? सर 5 to 6 ईयर्स मिनिमम। 5 to 6 ईयर मिनिमम। अच्छा, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर जब आप कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, जी सर, कोई चीज खरीदते हैं, तो आप लोग जीएसटी भरते हैं कि नहीं भरते? सर जीएसटी भरते हैं, सब भरते हैं सर। ऐसा नहीं होता सर कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर है वो जीएसटी नहीं भरेगा। तुम आई कार्ड दिखाए दौसन दिखाते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कभी जीएसटी इंस्पेक्टर के आई कार्ड का कोई फायदा उठाया है? हाँ सर, थोड़ा बहुत उठाया है। क्या बता? सर जैसे गाड़ी पार्क लगाते हैं, कार वगैरह जाते हैं, तो पार्किंग वाले से मैंने क्या कैब रखा की आगे। तो कई बार, एक बार था मुंबई के अंदर स्टेशन के बाहर जो पार्किंग होती है, वहां मैं गाड़ी लगाई, मैंने जब वापस आ रहा था तो पर्ची काटने के लिए आगे आता है काटने के लिए। तो जैसे उसने कैब देखी मेरी तो पीछे हट गया वापिस और बस में निकल गया। तो वो थोड़ा फायदा मिला था। और जैसे मुंबई के अंदर जो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो हम जाते हैं ग्रुप वगैरह में, तो वहां पर कार्ड दिखा के थोड़ा डिस्काउंट करवा लेते हैं उनसे बोल के। अच्छा, कर देते हैं मुंबई में? हाँ। अच्छा, और अभी जैसे महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है हिंदी भाषी और मराठी, तो तुम लोगों के साथ कभी हाथापाई नहीं करते ये शिवसेना वाले या MNS वाले, महाराष्ट्र नवनिर्माण से? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो अपने लोकल होते हैं, इसमें जो छोटे स्टेट जैसे अपने पुणे हो गया, अपने नासिक हो गया, उधर ज्यादा लगता है। मैं मुंबई में सर लोगों के पास वैसे भी टाइम कम होता है, वो अपना ध्यान
मतलब बिजनेस वगैरह में रहते हैं वो, तो उधर ये चीजें कम है, मतलब सिटी के अच्छा, अंदर। उसमें इतनी बकवासबाजी नहीं है। हाँ, बाकी मैं कहूँगा सर लैंग्वेज का इशू होना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं मराठी लैंग्वेज की, तो जो सर वहाँ पर मूवी जो बन रही है वो हिंदी के अंदर बन रही है, और वहाँ पर जो लोकल्स वगैरह हैं, जैसे वो जो अपने बिजनेस स्टार्टअप करा गए, जो गुजराती लोग हैं, जैसे अपने अंबानी वगैरह हो गए, ये सब कहाँ मराठी बोलते सर, इनको आती नहीं मराठी वगैरह। हाँ, इनको नहीं आती तो गुजराती हैं। और सर अगर आप मुंबई से जो वहाँ के बाहर के लोग हैं इनको हटा दोगे तो मुंबई तो बचेगा ही नहीं कुछ। कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और मूवीज जो हैं वो सब हिंदी में आती है। सब हिंदी में आती है। और वैसे भी एक चीज ये है कि मुंबई का जो कल्चर है जी सर, वो मराठियों वाला कल्चर है ही नहीं मुंबई में। सर अगर आप 100 लोग पकड़ेंगे तो 100 में से 10-20 लोग ऐसे होंगे जो मराठी बोलते मिलेंगे, अदरवाइज आपको मैक्सिमम लोग हिंदी या इंग्लिश इस तरह से बोलते हुए मिलेंगे। अच्छा, मुंबई की नाइट लाइफ कभी एंजॉय की है? जी सर। अरे क्या होता है मुंबई की नाइट लाइफ में, बता। सर जैसे क्लब भी गए हैं कई बार। हाँ, आई कार्ड दिखा के, बिना आई कार्ड के? नहीं सर, वहाँ पे आई कार्ड नहीं दिखाते, क्योंकि फिर कई बार नेगेटिव चीज हो जाती है कई बार। अरे वाह। तो मुंबई सोता है रात को, नहीं सोता? सर ऐसा है कि मतलब वहाँ पे मुंबई हमेशा चलती रही है। आपको, आप मुंबई में घूमने जाओगे नाइट में तो ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब कि सारे सो गए, मतलब पूरा लाइफ चलती रहती है मुंबई। अच्छा, एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर आपको लगभग अब 2.5-3 साल हो गए वहाँ काम करते हुए? सर 2 साल का। 2 साल। तो मुझे बताना, मुंबई की कौन सी ऐसी चीज लगी, कौन सा ऐसा खाना, कौन सी ऐसी जगह और कौन सा ऐसा कल्चर जो आपको लगा कि हाँ यार मजेदार है? सर मुंबई का मुझे एक चीज बड़ी लगती है कि वहाँ के लोग डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन। जैसे लोकल ट्रेन के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने राजस्थान में या दिल्ली में देखोगे तो लोकल ट्रेन में या मेट्रो के अंदर जो चढ़ गया वो बैठ गया आराम से, जबरदस्ती करते हैं मतलब बैठने के लिए, सीट के लिए। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर सर प्रॉपर लाइन होती है उनकी, और जो पहले आया सर उसी को सीट देते हैं। एक चीज मुझे और डिसिप्लिन की मुंबई की बड़ी अच्छी लगी। अभी तो मुझे नहीं पता कैसा कल्चर है, लेकिन मैं 2014 में जब गया था वहां पे फिजिकल देने के लिए, वो साइकिलिंग टेस्ट जो होता है उसमें, तो वहां मैंने देखा कि जैसे ये काली और पीले रंग वाली टैक्सी बहुत ज्यादा थी, अब पता नहीं कम हो गई होंगी। तो ये जब टैक्सी रुकती तो ऐसे लाइन लगी रहती है। तो पहले जो आगे लाइन में वो टैक्सी ले गए, आगे जाएगा, फिर अगली टैक्सी आएगी, फिर अगला आएगा। हाँ। तो वो मतलब पूरा सिस्टम है। यहाँ लोग क्या है कि थोड़ा थोड़ा गैप में हाथ दे के रोकते रहते हैं सर। तो वो मुंबई में डिसिप्लिन अच्छा है। और एक सर वहाँ पे ये भी है कि जैसे लोकल ट्रेन से उतरे तो अपन वेट करते हैं ऑटो का, वहाँ पर सर ऑटो के अंदर भी डिसिप्लिन है। मतलब जैसे कि जो पहले आया ना, हाँ, तो पहले वो आगे वाला ऑटो जाएगा, उसके बाद पीछे वाले सवारी बैठेंगी, फिर उसके पीछे वाले में जाएंगी सवारी। नाइस। अच्छा, खाने में मुंबई में कौन सी अच्छी चीज लगी? सर खाने में ऐसे बोलते हैं कि अगर बड़ा पाव बड़ा फेमस है। तूने खाया है? मैंने खाया है, लेकिन सर मुझे इतना, क्योंकि राजस्थानी है तो इतना मुझे सूट करता नहीं है। तो तुझे कौन सी चीज खाने में अच्छी लगी वहाँ की? मुंबई का सर मतलब वहाँ का फास्ट फूड बड़ा अच्छा है सर वहाँ का। अच्छा। हाँ, फास्ट फूड मतलब मोमोज हो गए यहाँ के, और काफी चीजें। तो फिर राजस्थानी खाने का इंतजाम कर रखा है वहाँ पे कि नहीं है? सर मैं तो खाना घर बनाता हूँ मैक्सिमम। अभी शादी खुद ही बनाता है? हाँ। अब शादी होगी तो घर वाली बनाए। हाँ। तो यहीं से सब कुछ लेके जाते थे या वहीं पे मिल जाती थी चीजें? तो नहीं सर, वहीं मिल जाती है। मुंबई में सर ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आप मतलब अपने स्टेट से बाहर है। मतलब कुछ टाइम के लिए लगा था, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई इश्यू है नहीं। जैसे अगर हम चेन्नई जाएंगे या बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज का इशू ज्यादा होता है बल्कि कंपेयर देन मुंबई। अच्छा, तूने एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर कोई ऐसा केस किया है जो तू हमें बता सके, जो तुझे लगे बड़ा इंटरेस्टिंग था या मैंने कुछ अच्छा काम किया? नहीं सर, अभी जीएसटी में इतना मैंने काम नहीं किया अभी, क्योंकि अभी पोस्टिंग मेरी ऐसे रही थी कि स्टार्टिंग में कि मुझे रेंज मिली थी स्टार्टिंग में, तो उसी बीच मेरी ट्रेनिंग आ गई थी। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद वैसे आया तो मेरी पोस्ट ही वाली आ गई, नॉन सेंसिटिव वाली। तो अभी मैंने ऐसा कोई केस किया नहीं। तो अभी तुम्हारी वर्क प्रोफाइल होती क्या है? सर अभी मैं जीएसटी के अंदर प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ सर। मैं अभी मतलब पीआरओ बोलते हैं इसको। अच्छा, प्रोटोकॉल ऑफिसर। पीआरओ उसमें होता है कि जो कमिश्नर होता है साथ हमारे ऑफिस में, तो अगर वो कहीं जा रहा है मीटिंग के लिए जा रहा है तो उसमें यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है उनके साथ में। अच्छा। हाँ, तो तुम लोग जाते हो यूनिफॉर्म पहन के? और जैसे वहाँ का जो स्टाफ वगैरह है वो मेरे अंडर रहता है कि उनका लीव अप्लाई करना, कुछ भी करना, वो मेरे अंडर रहता है सर। अच्छा, उन कमिश्नर साहब का जो स्टाफ होगा, मतलब जैसे जो कमिश्नरेट होता है, अच्छा, उसके अंदर जो हवलदार होते हैं और जो अपने हाउस कीपिंग वाला, जो समझ गए, जो एमटीएस हवलदार वगैरह रहते हैं सारे, तो जो प्राइवेट स्टाफ होता है उनको भी हैंडल करना होता है सर। अच्छा, वो पीआरओ आप कितने पीआरओ होते हैं उसमें? सर एक ही होता है पीआरओ। अच्छा, आप ही हो उसमें? तो आप सबके लिए गाड़ी वाड़ी ये सब? और एक सुपरिटेंडेंट होता है मेरे ऊपर, तो उनका एक होता है इंस्पेक्टर। बस 2 लोग होते हैं। 2 ही होगा। अच्छा, मुझे ये बताना कि जीएसटी इंस्पेक्टर अच्छा है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है? सर वैसे तो दोनों पोस्ट ही काफी अच्छी हैं,
और बाकी ये डिपेंड करता है खुद पर भी, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता है कि जैसे मान लो अगर आपके स्टेट में आपको मिल रही है पोस्ट, जैसे कई बार इनकम टैक्स की वैकेंसी नॉर्थ में अच्छी आ गई, तो लोग ऐसे भर देते हैं। बाकी और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का थोड़ा रोब होता भी है, क्योंकि लोग जानते ज्यादा है उसको। हाँ, पब्लिक जानती है, वैसे अब जीएसटी को जान गई पब्लिक, भर के ना जीएसटी परेशान हो गए। हाँ, तो बस ये इश्यू रहता है। भाई खुद का एक मोटिव होता है कि मुझे किस पोस्ट की तैयारी करनी है। जैसे मेरा टारगेट था कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनना है, क्योंकि मुझे सर वर्दी से थोड़ा प्यार था। अच्छा। कि मुझे ये यूनिफॉर्म चाहिए, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती इनकम टैक्स के अंदर। तो तू वर्दी पहन के कभी घर पे गया है जीएसटी इंस्पेक्टर की? जी सर। तो वो घर पे पूरा दिखाया, भोकाल बनाया? हाँ सर, थोड़ा होता है। अच्छा, तू परफेक्ट आदमी उस चीज के लिए कि ये बता के, क्योंकि तूने खुद भी अपना फोकस मेंटेन किया, फिर फोकस खोया भी, फिर पढ़ाने में फोकस लगाया, कि पढ़ाई में फोकस कैसे बनाए? सर फोकस के लिए सबसे पहले तो अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए सर, मेरे अकॉर्डिंग सर। क्योंकि जब तक गोल डिसाइड होगा ही नहीं तो हम लोग क्या है, फिर डायरेक्शन इधर उधर जाएंगे हम लोग। हमें मतलब पता ही नहीं लगेगा हमें तैयारी एक्चुअल में कर किसकी रहे। हाँ। तो यही होना चाहिए कि पहले तो अपना गोल डिसाइड करो। जैसे आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर बनना है, या फिर एग्जामिनर बनना है, कुछ भी जो भी पोस्ट है आपकी, उसको हर बुक पे मैंने लिख लिया था अपने पे कि मुझे यही डिसाइड करना है अपना। समझ गया। तो यही मेरा फोकस था सर। अच्छा, और एक्साइज इंस्पेक्टर ही तेरा फोकस था, या तुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं एएसओ वगैरह भर दूं, मेरी रैंक भी ठीक है, दिल्ली मिल जाएगा तो मैं घर के नजदीक रहूंगा, या तुझे वर्दी पसंद थी बस? सर एक्चुअली क्या है, मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि फर्स्ट पे एएसओ बनना। हाँ। एएसओ सीएसएस, ताकि दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी और हमेशा दिल्ली में रहेंगे। हाँ, फिर? लेकिन मैंने सर फर्स्ट प्रेफरेंस ये भरी थी जीएसटी इंस्पेक्टर। समझ गया। क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए थी सर एक्चुअल में। और यूनिफॉर्म किसके लिए चाहिए थी? खुद के लिए या किसी बाकियों के लिए? नहीं सर, खुद के लिए भी चाहिए थी, और एक होता है कि सर यूनिफॉर्म का थोड़ा कि अच्छा पहनने के बाद जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग भी इज्जत करेंगे थोड़ी सी। और जो शादी वो अरेंज है कि लव मैरिज है? सर शादी अरेंज ही है सर। या लव अरेंज के बाद लव वाली है, या लव के बाद अरेंज वाली है? कि हो सकता है कि उसके लिए वर्दी पहनी हो। हाँ सर, मतलब थोड़ा लव भी थी, थोड़ा अरेंज भी थी। समझ गए बाबू, बहुत एक्सपीरियंस झेले हम, शक्ल देख के पता लग गया बाबू कैसे घूमा है। अच्छा, ये बता कि आपके पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो क्या करोगे? तनख्वाह से ज्यादा पैसा आ जाए तो किस चीज में खर्च करोगे? सर मेरा तो ये था कि मतलब जैसे मैंने अभी, मेरा शौक था टीचिंग का, तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी टीचिंग का जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है, इसमें थोड़ा खर्च करना चाहूंगा। अच्छा। हाँ। तो अभी कराता है कोचिंग, बच्चों को देता है क्लास वगैरह कुछ? सर अभी मैंने, जैसे मेरे जॉब लगी उसके बाद तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा भी आगे का टारगेट है कि मतलब मैं स्टार्ट करूँ अभी, मतलब दोबारा से। हाँ, मतलब एज ए प्रैक्टिस सेट वगैरह। अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज करना कि एक मन करके करना, ऐसा ना हो कि नौकरी में भी रहो हाँ सर, और पढ़ाओ भी, फिर दोनों चीजें खराब होती हैं। जी सर। क्योंकि आप जिस चीज के लिए बने हो उस चीज को अच्छे से करो। बिल्कुल सर। अच्छा, तो मुझे ये बता कि कोई बच्चा अगर नया बच्चा है और पहली बार तैयारी कर रहा है, तो मैथ में उसको कैसे अप्रोच लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सर मैथ्स का ये है कि एक बार तो कहीं से भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोचिंग, वो तो सर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। क्योंकि ठीक है, सिलेबस आप खुद भी कर लोगे, एक जो क्वेश्चन के अप्रोच वगैरह है, अगर वो आपको अच्छे से मिल पाएगी किसी अच्छे टीचर से, तो आप उसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। तो मेरा तो ये है कि सबसे पहले किसी कोचिंग कर लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन एक बार। फिर उसके बाद सर जैसे अपने कम से कम 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन तो लगाने हैं। अच्छा, मुझे ये बता कि कोई 10 पॉइंट ऐसे गिना जो एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान बच्चे को जिन 10 पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए कामयाबी के लिए। सर एक तो फर्स्ट तो अपना गोल डिसाइड करो, पहला हुआ। हाँ। डन। दूसरा एक होना चाहिए कि अपने अंदर होना चाहिए कि मैं तैयारी कर क्यों रहा हूँ। जैसे रीजन। हाँ, रीजन होना चाहिए कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तीसरा हो गया कि सर जैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है खराब वगैरह फैमिली की, उसको मुझे इम्प्रूव करना है। क्योंकि आज में जो मेरी कंडीशन खराब है, ऐसा ना हो कि आगे से 5 साल बाद मैं ऐसा ही रहूं। समझ गया। और सर जैसे अपने एक होता है कि चलो ठीक है, आपने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन एक पोस्ट भी थोड़ी सी अच्छी होगी तो और ज्यादा मोटिव मिलेगा। हाँ। अच्छा, तुम अपने प्रमोशन को लेके अभी सोचते हो कि यार प्रमोशन कितने साल में होगा? टेंशन लेते हो क्या सुपरिटेंडेंट बनेंगे? नहीं सर, ज्यादा मैं लेता नहीं हूँ टेंशन, क्योंकि सुपरिटेंडेंट बनने के बाद सर वर्कलोड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वर्कलोड होता है। और सर ऐसा नहीं कि वर्कलोड ही बढ़ता है, उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो जब तक आप पूरा काम नहीं सीख पाते, तब तक नहीं करना चाहिए। नाइस। अच्छा, तैयारी करते हो तो बुक की क्या अहमियत है यार? सर जैसे तैयारी बुक के लिए हमने जैसे अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लगातार आप मोबाइल में देखोगे तो सर अपनी आंखों में भी थोड़ा जोर पड़ता है। इसलिए बुक्स पे क्या थोड़ा सही रहता है कि मतलब सारे क्वेश्चन रहते हैं कुछ, और प्रॉपर आप उससे आप नोट्स बना सकते हैं देख के अपन। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने कोचिंग तो मैंने ऑफलाइन की थी, लेकिन सर आपसे जो आपकी एक नोट शीट थी आपकी, क्लास बुक नोट्स थी, आते क्लास नोट, 7300 मैथ की हाँ, आती थी। उसमें आपका टॉपिक था परसेंटेज वाला, और एक था सर SICI वाला। सर मेरा मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो इतना कमजोर था ना, मतलब मुझे बहुत डर था उससे। अच्छा। लेकिन सर मैंने पहले तो आपके वो नोट्स पढ़े, पहले तो परसेंटेज वाला, उसमें आपने पढ़ाया था फ्रैक्शन मेथड वाला, तो वो पढ़ा मैंने। उसके बाद फिर मुझे लगा कि सर यूट्यूब पे भी देखता हूँ एक बार, आपकी वीडियो है नहीं है, तो फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे वाली वीडियो देखी मैंने। अच्छा। उसके बाद सर मुझे परसेंटेज और SICI में आज तक अभी दिक्कत नहीं आई थी। और सर वो टॉपिक मैंने खुद ने पढ़ाया भी था यूट्यूब पर। नहीं, अच्छा है आपकी अप्रोच से सर। थैंक यू यार। और हमने एक ये बुक तैयार की है, मैं आपको गिफ्ट भी करना चाहूंगा। थैंक यू सर। ये मैथ्स की रिवीजन बूस्टर के लास्ट में अगर बच्चे को कुछ रिवाइज करना हो, बिल्कुल सर, तो ये उसके लिए है। इसमें इस तरीके से हमने सारे रिजल्ट, सारे कॉन्सेप्ट दिए और हर कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये मैं बुक आपको गिफ्ट करना चाहूंगा, आप इसको जरूर पढ़ना और रिव्यू भी करना यार, अगर आपको ठीक लगे। बिल्कुल सर। अच्छा ये बता मुझे कि तुम एज ए GST इंस्पेक्टर किसी का GST बचवा सकते हो? जैसे मैं कहूँ यार हमारी कोचिंग का GST बचवा दो। सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मतलब एज से आप बात करोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन इनकम टैक्स तो हमारा भी करता है। और जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है सर उसका भी इनकम टैक्स करता है। वो तो सर ये तो गवर्नमेंट के सर रूल वगैरह हैं, जो आपको पे करने पड़ेंगे सर, आप करने। अच्छा तुम्हारा सर्कल कैसा है GST इंस्पेक्टर का? वहाँ यार दोस्त है कि नहीं, और फिर मस्तीबाजी करते हो नहीं करते वहाँ? सर ये एक बेस्ट पॉइंट लगा मुझे यहाँ पर कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है सर, तो पूरे मुंबई जोन के मतलब अलग अलग बैच के बनते हैं, तो उसमें कम से कम 100 इंस्पेक्टर एक साथ मिलते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग में, हाँ। तो वो 100 इंस्पेक्टर का उसमें से अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, 20 का, 15 का। तो हमारा 15 का ऐसा इंस्पेक्टर बैच बन गया था एक ग्रुप। ठीक है। जिसमें मेरा एक फ्रेंड भी है, राज चौधरी। अच्छा। और जो आपसे ही पढ़ा हुआ है सर। हाँ मैं मिला हूँ उससे, हाँ शायद CP में मिला हूँ। हाँ। तो मतलब हमारे था कि हर वीकेंड पे हमारा फिक्स हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग आने के बाद में। पहले इतना कनेक्शन नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद इतना अच्छा कनेक्शन हो गया, अच्छी हो गई। हाँ। तो मतलब हर फ्राइडे को मतलब जैसे ऑफिस से आते हैं पहले प्लान कर लेते हैं कि हमें कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। अच्छा तो ये बताइए 15 लोगों का जो तुम्हारा ग्रुप है, जी सर, इसमें सबसे खूंखार कौन है, नाम लेके? सर सबसे खूंखार है अपने यहाँ पर एक तो मेरा दोस्त है एक राजहंस मीणा। राजहंस मीणा? हाँ। तो ये खूंखार है राजहंस मीणा। खूंखार हाँ, खूंखार नहीं है, शैतान है। सर बस वो थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाता है। अच्छा गुस्सा हो जाता है। हाँ। कौन ऐसा है तुम्हारे ग्रुप में, नाम लेके बताना, हाँ, जो थोड़ा सा नाइट लाइफ को एंजॉय ज्यादा करना पसंद करता है मुंबई में? सर अपने एक या तेरा खुद का नाम है? सर मेरा तो है ही नाम क्योंकि मैं साथ में जाता हूँ उसके। एक तो अपने राज चौधरी बताया मैंने। अच्छा ये शैतान? हाँ ये जाता है, इसको बड़ा मजा आता है नाइट में घूमने का। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सर मेरे रूम पे आ गया ये नाइट में, और कल ड्यूटी जाना है मुझे, लेकिन फिर बोलता है कि नहीं नाइट में घूम के आते हैं रात में, 12 बजे रात को भी। अच्छा। मैं बोला कि यार कल ऑफिस जाना है जल्दी, और अरे चले कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ले जाता पकड़े जबरदस्ती। अच्छा। हाँ। और कोई ऐसा है जो तुम्हारे 15 के ग्रुप में जो मतलब पूरा आदर्शवादी है, जिसने ठान रखा है कि मैं कभी 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, मैं जीवन बिल्कुल ईमानदारी से जीऊंगा, आदर्शों पे जीऊंगा, कोई ऐसा है? हाँ सर एक है। क्या नाम? लेकिन सर मुझे लगता नहीं सर ऐसा करता होगा। हाँ। लेकिन कहता तो है। हाँ कहता तो है। कहना भी बड़ी बात। सोमदत्त दुबे है मेरे इसमें ही। हाँ। तो अच्छा वो ईमानदार, वसूलों पे रहने वाला। मैंने जब भी उससे पूछा है कि बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल नौकरी चाहिए जो कर रहा हूँ बस मैं। नाइस। हाँ। सोमदत्त दुबे कहाँ का रहने वाला है? सर वो यूपी का है सर। बेस्ट ऑफ लक सोमदत्त दुबे भाई। अच्छा तुम लोग जैसे बहुत सारे जो इंस्पेक्टर हैं जैसे तुम्हारे बैच के हैं, तो तुम अपने अफसर से कभी हंसी मजाक कर लेते हो, या वो डिस्टेंस मेंटेन रहता है ऑफिसर में और तुम्हारे? नहीं सर वो डिपेंड करता है। कुछ ऑफिसर होते हैं थोड़े से कड़क भी होते हैं, और कुछ होते हैं कि मतलब मजाक भी करते हैं, अच्छे से रहते हैं। जैसे मेरा भी जो प्रेजेंट में सर मेरे सर है सुप्रिटेंडेंट सर, बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा हंसी मजाक करते रहते? हाँ। और मतलब कभी उन्होंने प्रेजेंट डाला काम पे, ठीक है मुझे कोई काम आ भी नहीं रहा तो वो खुद ही कर लेते हैं, मतलब समझ गया। पर हाँ कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई महाराष्ट्रियन ही तुम्हारा ऑफिसर और वो तुम्हें खींच के रखे कि साले तुम राजस्थान से यहाँ आ रहे हो या हरियाणा से यहाँ आ रहे हो काम? नहीं सर ऐसा कभी नहीं हुआ सर। है कोई ऑफिसर महाराष्ट्र का? सर है, लेकिन मतलब बहुत कोऑपरेटिव है सर महाराष्ट्र के भी, ऐसी बात नहीं। अच्छा। और बहुत कम है या काफी है? नहीं सर कम ही है। महाराष्ट्र के लोग ऐसा लगता है कि मुझे जॉब कम करता है गवर्नमेंट जॉब। हाँ उनका इंटरेस्ट तो सारा धंधे पे रहता है। गुजरात और महाराष्ट्र धंधा। मेरे बैच का ही है, वो भी GST इंस्पेक्टर ही है।
तो अच्छा। वो है महाराष्ट्र का, लेकिन वो अच्छा बंदा है, बहुत नाइस। नाइस बंदा है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट जरूर बताइए, और अगर आप कुछ और नई चीज आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि आने वाले बच्चों से हम वो क्वेश्चन पूछ सके। थैंक यू।